हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग आयुरुत्तम ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सूत्र स्थान कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से हमारा 27 नंबर चैप्टर जो है वो कुछ पोर्शन उसका रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट करके सूत्र स्थान जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक से जो है आपकी नेक्स्ट स्थान, निदान स्थान एंड देन जो है विमान स्थान की क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। और इससे आगे जो है हम जैसे कंटिन्यूस लाइव रिकॉर्डिंग्स उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं, लाइव लेक्चर्स ही इस बार आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आप जो है साथ साथ पढ़ते रहें। और इस बार जो है कंटिन्यूटी में ही हमारा फिर निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो जैसे भी जो भी डिटेल्स होगी, डेट्स वगैरह होगी, वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। कैट के थ्रू आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के, आयुरुत्तम ऑनलाइन क्लासेस के सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो ऐड जो है आपको दिख जाएगी और आपको टाइमली जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि अन्नपान चतुर्युग का ये अध्याय जो है काफ़ी बड़ा है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है और कुछ है जो हमें रीड करके आगे चलनी है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको जल के बारे में बताया था, है ना। तो हम जो वर्ग पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने जल वर्ग की बात जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो जल के बारे में मैंने आपको इसके 6 गुण बताए थे कि आचार्य चरक जो है 6 गुणों की बात करते हैं और वहीं आचार्य सुश्रुत जो है वो 6 दोषों की बात करते हैं। इस प्रकार जो है ये 6 गुण वाला जो जल होता है ये दिव्यम उदकम, दिव्य जल होता है जो आश्विन मास में कलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि पात्र जब भूमि पर जल गिर रहा है, वो जिस पात्र में गिर रहा है उसकी अपेक्षा करता है उस भूमि पर, जिस भूमि जोन सी भी रस वाली जो भूमि होती है उसी रस का वो जो है जल हो जाता है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हैं। आगे चलेंगे। सबसे जो उत्तम जल होता है वो होता है इंद्र जल, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको टाइप्स बताए हुए हैं। टाइप्स बताते हुए जो हमारे आचार्य चरक हैं वो 3 प्रकार का जो है जल बताते हैं। फर्स्ट है इंद्र जल यानी आकाशीय जल। दूसरे नंबर पर आता है कार यानी ओले का जल, ठीक है, जो ओले के रूप में आता है। ठीक है, और पिघल कर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पर हिम यानी बर्फ़ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार एक एक्स्ट्रा जो है सुश्रुत जी मानते हैं कौन सा, तुषार जल, और वो 4 प्रकार का कहते हैं। तो यहाँ पर इंद्र जल, कार जल और हिम जल है और आचार्य सुश्रुत जो है वो तुषार जल मानकर 4 प्रकार के मानते हैं। और ये रस जो है इसमें सभी जलों में रस कैसा रहता है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल वाटर का भी रस कोई नहीं होता, है ना, जब तक वो विकृत ना हो। अगर वो प्राकृतिक अवस्था में है तो उसका कोई भी रस नहीं रहेगा। ठीक है, तो अव्यक्तम रसम फर्स्ट लाइन में लिखा है, तथा अव्यक्तम रसम विद्यात इंद्रम कारम हिमम च यत्, 3 प्रकार इसके बता दिए हैं। फिर आगे बात करें तो इन्होंने इंद्र जल के बारे में, जो जल इंद्र से छोड़ा गया वो आकाश से गिरता है, यह चांदी आदि स्वच्छ पात्रों में एकत्रित किया जाता है, इसलिए लोग इसे इंद्र जल कहते हैं और सभी में ये प्रधान होता है। ठीक है, इसको दिव्य जल कहते हैं, मीठा वर्धक होता है। पॉइंट से रीड कर सकते हैं, कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे। ऋतु के अनुसार बरसे हुए जल के गुण, तो इसको आप पढ़ें एक बार कि कौन सी ऋतु में अगर जल बरसता है तो उसमें कैसे गुण होंगे। तो सबसे पहले जो आचार्य चरक ने बताया है वो बताया है गुरु अभिसंधि पानीयम। तो कैसा होगा पानी, गुरु और अभिसंधि करने वाला होगा, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर जो है सभी चीज़ें दोष करने वाली अभिसंधि हो जाती है। मधुरम नवम, तो नया जल जो वर्षा की ऋतु में आएगा वो गुरु होगा, अभिसंधि होगा और मधुर रस वाला होगा। और वहीं बात करें शरद ऋतु की, तो शरद ऋतु में क्या होती है, पित्त का प्रकोप होता है, जिससे कि जो जल होता है वो लघु हो जाता है। तो तनु, लघु, अनभिसंधि प्राय शरदी। तो शरद का जल कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अनभिसंधि, लघु और तनु होता है। तत् तु ये सुकुमारा सयु स्निग्ध भूयिष्ठ भोजना तेषाम भोज्ये च भक्ष्ये च लेहे पेय च शस्यते। तो यही जो जल होता है वो सुकुमार व्यक्तियों में और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों में जो स्निग्ध आहार का भोजन वगैरह करते हैं और उन सब में, इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है, भोजन, भक्षण, लेहन, पेय आदि। ठीक है,
आगे ऋतु के अनुसार जल बताया हुआ है, तो आगे जो चलते हुए हेमंत ऋतु के बारे में बताते हैं कि हेमंत ऋतु का जो जल होता है वो स्निग्ध वृष्य होता है, ठीक है। और आगे जब शिशिर ऋतु, जो और भी ज़्यादा ठंडी ऋतु आती है, तो लघुतर जल हो जाता है और कफवात को हरने वाला जो है वो जल वहाँ पर होता है, कफवात जित, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप आगे बात करेंगे वासंतिकम यानी वसंत ऋतु में, तो कषाय मधुर रस वाला होता है। ग्रीष्मिक की बात करें यानी ग्रीष्म गर्मी की ऋतु की, तो इसमें भी अनाभिसंधि जल, तो अनाभिसंधि जल कौन कौन सी ऋतु में है? शरद ऋतु में है और ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि दोनों में ही गर्मी रहती है, पित्त का प्रकोप रहता है, जिससे कि जल लघु हो जाता है, अनाभिसंधि हो जाता है, ठीक है। नदियों के जल के गुण, तो नदियों की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है क्वेश्चन का। तो इन्होंने कहा कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें से नदियाँ जो हैं वो हिमवत प्रवाह, सबसे फर्स्ट नंबर की कौन सी पानी नदी की बात हो रही है? जो हिमवत प्रवाह, तो जो हिम यानी कि हिमालय से निकलने वाले जो नदियां हैं उसका जल कैसा होता है? फर्स्ट नंबर पर पथ्या, दूसरे नंबर पर पुण्य और देव ऋषि सेविता। इतना अमृत जल होता है कि वो देव ऋषियों को भी प्रिय होता है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेंगे आगे। नेक्स्ट बताया गया है कि मलया प्रभाव, इसको हाईलाइट करेंगे कि जो मलयाचल पर्वत से निकलने वाली, मलय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं उसका जल कैसा होता है? सवमृतो उपमम, तो अमृत के समान स्वच्छ जल जो है इसको होता है। इसमें आप चाहे तो देख सकते हैं नद्या पाषाण सिक्ता, यानी कि उनमें पत्थर के टुकड़े और बालू रहते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपको सिर्फ ये हाईलाइट कर लेना है कि हिमवत प्रभाव वाला जल कैसा है, मलय प्रभाव वाला जल कैसा है, उसको आप टेबल फॉर्म में कर सकते हैं। देखो बेटा, किसी भी चीज़ को अगर आपको सिंपल वे में याद करना है तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि मोस्टली अगर आप चरक संहिता की बात करें तो उसमें क्या रहता है कि जो भी आपकी मूल कोटेशन है, जो आपकी जो टीचिंग वाली, जो बहुत अच्छी श्लोक वाली या फिर कुछ मतलब वाली, कहानियों वाली, एग्जाम्पल्स वाली कोटेशन होती हैं, वो मोस्टली रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके आपको श्लोक एज इट इज़ याद करने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हम श्लोक को शॉर्ट फॉर्म में करके याद कर सकते हैं। अगर हम उसका हिंदी का पूरा एक्सप्लेनेशन याद करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? श्लोक में याद करना है। और नेक्स्ट जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको आपको एक टेबल बना के लगा देनी है यहाँ पे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे तो उसके फटाफट से जो है वहीं से ही रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट आपको जो है बार बार वही चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट में 1 2 3 यहाँ से ऐसे नहीं पढ़ने पड़े और फटाफट से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आप जितनी मेहनत उसको फर्स्ट टाइम रिवीजन मतलब पढ़ने में लगाओगे, याद करने में लगाओगे, नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करोगे तो उतना ही इजी आपके लिए हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पश्चिम अभिमुखा, तो अभी मलय प्रभाव आपने पढ़ लिया, हिमवत प्रभाव पढ़ लिया। थर्ड नंबर पर क्या है? पश्चिम अभिमुखा, तो जो पश्चिम समुद्र में जाने वाली नदियां हैं उसका जल भी कैसा रहता है? पथ्यास्ता, पथ्य रहता है और निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर पूर्व समुद्र का, तो पूर्वी समुद्र को जाने वाली जो है उनका मृदु वहा और गुरु रहता है, ठीक है। मंद वेग वाली जो है ये रहती हैं। फिर आप फिफ्थ नंबर पर याद करोगे कुछ पर्वतों के नाम हैं। पारियात्र प्रभवा, ये क्वेश्चन आपका किसी गाइड बुक में आपको मिलेगा। पारियात्र प्रभवा, पारियात्र विंध्य पर्वत और तथा सह पर्वत, ये पर्वत के नाम हैं, सह, विंध्य और पारियात्र, ठीक है। इन सब से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो शिरो रोग, ठीक है, हृदय रोग और कुष्ठानाम, शिरो हृदय कुष्ठानाम ताम हेतु श्लीपतस्य जय, तो इन सबको रोगों को हेतु है इनको करने वाले होते हैं। तो ये जल जो है इन तीनों पर्वत से निकलने वाला अच्छा नहीं माना जाता है। ये शिरोरोग की, हृदय रोग की, कुष्ठ रोग की और श्लीपत रोग की उत्पत्ति में कारण होता है, ठीक है। बरसाती नदियों के जल के गुणों में कहा है कि जब वर्षा ऋतु से जल बहता है तो वो सर्वदोष सम्मिलन, सभी दोषों को करने वाला होता है। फिर समुद्र के लिए आपको पता ही है, समुद्र के लिए त्रिदोष वर्ड आता है कि ये त्रिदोष जो है करने वाला होता है। इसी प्रकार आपका जल वर्ग जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है गोरस वर्ग, तो जब हम बात करते हैं गोरस वर्ग की तो इसमें जो है जो गौ माता होती है हमारी, उसके 5 चीज़ों के बारे में आपको मोस्टली मिलेगा, जैसे कि गाय का दूध, रस, ठीक है। तो गोरस जो है उसके बारे में बताया गया है, गाय का दूध उसको मेनली हम कह सकते हैं। और ये कैसा होता है? स्वादु, इसके गुण होते हैं 10 गुणम, क्या याद करोगे?
दशगुणम, आप इसको हाईलाइट कर लो, गव्यम दशगुणम। तो स्वादु शीतम, आप इसका श्लोक याद करें, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। स्वादु शीतम मधुरम स्निग्धम, तो ऐसा मीठा जो है उसका दूध होता है गाय का, वो दुग्ध जो होता है जो सबको पथ्या रहता है, बच्चों में भी पथ्या रहता है, वैसा स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्षणम पिच्छिलम। देखो ये कोटेशन जो है आपको याद हो जाएगी अगर आपको 2 से 3 से 4 बार आप इसको जो है हर बार पढ़ोगे तो उसको 2-3 बार आप रिवाइज करते रहो। जैसे हमने पढ़ने का तरीका बताया था कोटेशन की हाफ करके हम याद करेंगे पदपादन करके ना। तो स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्षणम पिच्छिलम गुरु मंदम प्रसन्नम च गव्यम दश गुणम पयः। ठीक है, तो आप ये याद करेंगे, आपको याद हो जाएगी। उसके बाद तदेव अगुणमेव ओजः सामान्यात् अभिवर्त्यते, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही मेव, ठीक है, ऐसे ही जो गुण हैं वो कैसे होते हैं, ओज के होते हैं। जैसे ये गोदुग्ध के गुण बताए हैं वैसे ही ओज के गुण हैं। एवं ओजः सामान्यात्, अब इसलिए सामान्य होने से एक जैसे गुण होने के कारण इसलिए ओज को भी अभिवर्धित बढ़ाता है। प्रवरम जीवीय नाम, और इस दुग्ध को गोदुग्ध को प्रवर जीवनीय कहा गया है। क्षीरमुक्तम रसायनम, और रसायन कहा गया। तो इसमें से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। आगे चलेंगे। आश्विन मास में समुद्र जल पीने योग्य माना जाता है, ऐसा वाग्भट सुश्रुत, और आप भी देख लिया कि यहाँ पर भी हमने बता दिया है रेफरेंस के तौर पर। आगे चलेंगे। भैंस के दूध के गुण के बारे में बता रखा है, ये आपको टेबल में आप चाहे तो बना के याद कर सकते हैं कि जो भैंस का दूध होता है, महिषी नाम गुरुतरम गव्यात शीततरम पया, और गव्यात मतलब गाय से, गुरु होता है गुरुतरम और शीततरम, और ठंडा ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो यहाँ से बनता है। वैसे तो चारों ही क्वेश्चन है कि गुरुतर होता है गाय के दूध से और शीततर होता है, साथ में आप निद्रा कारक और अति अग्निनाशक भी लिख सकते हैं। आउटनी का जो दूध होता है, ठीक है, तो उष्ट्री का जो दूध होता है वो रुक्ष उष्ण लवन रस, आप याद रखेंगे कि लवन और लघु होता है। देखो इसका याद करने का तरीका अगर मैं आपको सही बताऊं तो आप चाहो तो यहाँ पे भी टेबल बना सकते हो, लेकिन जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे, जैसे आप जिनको भी अगले साल पेपर देना है उनको ये चीज़ ध्यान रखना है। जब भी आप जो है सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हो वहाँ पे जब आप दूध के गुण पढ़ रहे हो तो आप उसको एक टेबल बना के जो है आप पेस्ट कर लो, किसमें भी, चरक संहिता में भी कर सकते हो अगर आपको जगह है, स्पेस है वहाँ पर, और अगर नहीं है तो आप सुश्रुत संहिता में उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे हम। तो मैंने कहा उष्ट्री दुग्ध के गुण, तो उसमें क्या है, लवण रस मैंने बताया इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ कृमि रोगों में, शोथ रोगों में और उदर रोगों और अर्श रोगों में इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अगर बात करें शाखाहात वर, हम मतलब घोड़ी आदि एक खुर वाले पशुओं के दूध की, तो वो बल्ले स्थैर्यकर होता है, एक शफ, क्या बोलते हैं, एक शक वाले जानवर का, तो इसको शाखावाधर। अब देखो जो घोड़ा होता है उसकी शाखाएं मजबूत होती हैं तभी तो वो बहुत तेज़ जोड़ता है, तो इसलिए इसको जब आपको वर्ड दिखे शाखा, तो शाखाओं में बात हरने के लिए जो है ये घोड़े का दूध जो है यूज़ किया जाता है, घोड़ी का। ठीक है, उसके बाद शाखा वातहरम लघु यह दूध होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे अजा दूध के बारे में, छागम पेय के बारे में आपको पता है ना, छाग, अजा और बकरी ये पर्याय है और इसका दूध कषाय होता है, इसकी वजह से जो है रक्त विकारों में ये मोस्टली यूज़ आपको अजा दूध का दिखेगा। तो रक्त पित्तम अतिसार घनम श्यकास ज्वर अपहम, आरबीसीज को ये जो है इम्प्रूव करता है, तो इसलिए ये सारे ये पूरी कोटेशन आपको मिलने वाली है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भेड़ी का यानी अभी का दूध, तो इसके अंदर क्या रहता है, ये हिक्का श्वास हर होता है, इसको आप याद रखोगे, वो पित्तश्लेष्म होता है, पित्त और श्लेष्म को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ जो है आप याद कर सकते हो हिक्का श्वास गर्म वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है। हस्तियाँ यानी कि हाथीनी का दूध जो है गुरु स्थैर्य गर्म होता है, जैसे कि हाथी होती है। आगे स्त्री दुग्ध की बात करें तो ये भी जीवनीय है, गोदुग्ध की तरह, भृंगण साथ में है, मानुष पेय की बात कर रहे हैं हम। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो आपका ये बनता है कि जो स्त्री दुग्ध होता है वो नावन रक्त पित्ते च तर्पणम च अक्षी शूलनाम, तो नावन नस्य कर्म में, रक्त पित्त में क्योंकि शीत वीर्य है, और तर्पण कर्म में, और अक्षी शूली नाम तो आँखों में पीड़ा होने पर ये यूज़ किया जा सकता है।
सकता है। अब दही के गुण बताते हुए लास्ट में उन्होंने दूध के साथ साथ किसके दही के भी गुण बता दिए। यहाँ से अभी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो दही होती है वो रोचन दीपन कार्य करती है, वृश्य कर्म करती है। ठीक है, आप इसको रीड करें, जो इंपॉर्टेंट है आप हाईलाइट करें। पाके अम्ल पाक वाली, उष्ण वीर्य वाली, वात घनम, मंगलम। दही बोलते हैं ना कि आप कोई अच्छा या बड़ा काम करने जा रहे होते, एग्जामिनेशन कोई देने जा रहे होते हो बड़ा, तो उसमें मंगलने का काम करती है। दही चीनी खिलाते हैं ना, तो क्यों ऐसे नहीं खिलाते? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि दही चीनी जो है वो मंगल्यम होती है। पीने से च तिसारे च शीत के विषम ज्वरे, तो ये जो है उत्पन्न करती है इनको। ठीक है, विषम ज्वर, अरुचि। ठीक है, इन मतलब क्या है कि दही इन सब चीज़ों में मंगल्य मतलब अच्छी है, मतलब यूज़ करनी चाहिए। सॉरी है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि ये वाले कुछ डिजीज़ हैं जिसमें दही शस्यते मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आप इसको रीड करें, जो इम्पॉर्टेंट है आपका वो यहाँ से नहीं आने वाला है। आगे है शरद ग्रीष्म वसंतेषु। मेन क्वेश्चन आपका यही है कि दही जो है इसका स्वैग अलग होता है। स्वैग मतलब SWG, है ना। तो स्वैग की बात जब करते हैं तो शरद ऋतु, वो से वसंत ऋतु, और ग्रीष्म से जी से ग्रीष्म ऋतु, तो इनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दही गर्भितम मतलब नहीं करनी चाहिए, सेवन इसका नहीं करना चाहिए, निषेध है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बाकी आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बनता है वो आपका फिल्म ब्लैंक से यहाँ से बनता है कि मतलब अगर कोई दही जो है ना, अगर वो जमाई कैसे गई है, दही को जमाना जो है कल एक प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करने में तो कैसी दही जमती है और कैसे उसके गुण होते हैं। तो अगर मंदक दही है, मतलब दही अच्छे से जमी नहीं है, उसमें पानी पानी है थोड़ा, तो वो त्रिदोष करने वाली होगी। तो आप याद करोगे त्रिदोषम मंदकम। नेक्स्ट आप याद करोगे जातम वात घनम दधी, जो सही जम गई है वो वात घन करने वाली होती है। शुक्रल सरह, और इसका गुण क्या है दही का? वो शुक्रल होती है, सरह होती है। ठीक है, तो दही स्वैग में आप याद रखोगे। वाग्भट जी के ने अगर बात करें तो अर्दित रोग के अंदर अग्रह नवनीत और खांड माना है। ये क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो हम वाग्भट पढ़ेंगे जब वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, मट्ठे के यानी तक्र के गुण जो है यहाँ पर आप लिख सकते हो। दूध से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो मट्ठे यानी कि तक्र के गुण बताते हुए जो है आचार्य कहते हैं कि तक्र उष्ण विद्या होती है ना, और स्नेह व्यापक में यूज होती है। ये दो क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो 13 नंबर चैप्टर के अंदर। इसके अलावा जो गुण है इसके किन किन रोगों में ये यूज होती है, तो शोथ, अर्शो ग्रहणी, दोष, मूत्र ग्रह, उदर अरुचो, तो ये रोग है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर मक्खन के गुण हम बात करें तो ये नवनीत जो होता है वो हृदयम होता है, और अर्दित में जो है अग्रह माना गया है आचार्य वाग्भट के द्वारा, और आचार्य चरक ने इसको मेंशन किया है जस्ट। उसके बाद घृत के गुण की बात करें तो ये आपने वैसे भी स्नेह वाले अध्याय में बहुत अच्छे से बता दिया था। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे समृद्धि, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओजः, कफ, मेदो, विवर्धनम। तो घृत के गुण क्या हैं? स्मृति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र। तो स्मृति को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, अग्नि को तीव्र करता है, शुक्र को बढ़ाता है, ओज को, और कफ मेद को बढ़ाने वाला घी होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। तो सर्व स्नेह उत्तम, उत्तम सभी स्नेहों में उत्तम होता है। शीत, मधुर और रस ताक, ठीक है, सब में ये उत्तम होता है। पुराने घृत के बारे में बताया है कि जो पुराना घृत है वो मेधे का कर्म जो है उसमें रहता है, जिसकी वजह से वो मद, अपस्मार, मूर्छा, शोष, उन्माद ऐसे मेंटल डिजीज़ के अंदर जो है, मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पीयूष मोरडम च एव किलाटा विविधा, ये तो कुछ फॉर्म्स जो हैं आपको इसमें मिलेंगे कि पीयूष क्या होता है। इसमें पीयूष बताया गया है सद्य प्रसूतया क्षीरम, तो जस्ट अभी निकला हुआ जो दूध होता है वो सद्य प्रसूतया, ठीक है, जो प्रसूता है उसका पहला जो दूध होता है वो पीयूष कहलाता है। तो पीयूष क्या है ये आपको पूछ सकते हैं अगर डीप में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है मोरट। तो मोरट वो होता है जब पीयूष जो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है ना, वो थोड़ा उसको उसमें से गाढ़ापन जो है निकाल दिया जाता है और वो निर्मल स्वच्छ हो जाता है, तो वो मोरट कहलाता है। किलाट वो होता है जिसके अंदर कुछ भी शीर भाग नहीं होता है, ठीक है, बॉइल्ड मिल्क का गाढ़ा बिल्कुल भाग, बिल्कुल रबड़ी जैसा, ठीक है, किलाट वो होता है। ओके, आगे चलेंगे। ये ना पीयूष को कोलोस्ट्रम के बारे में आप जानते हैं, फर्स्ट मिलकर ना।
उसके बाद इक्षु वर्ग स्टार्ट हो गया है। अब इसमें एक चीज़ जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इक्षु वर्ग के अंदर ही मधु का वर्णन जो है वो मिल जाता है। और सर्वश्रेष्ठ जो अगर हम इक्षु वर्ग में बात करें तो पौंड्रक ईख, जो पौंड्रक होता है वो माना जाता है। उसके बाद कुछ है गुड़ के गुण बता रखे हैं, अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं कि सभी ईखों से बनाया गुड़ अधिक रूप से क्रीमी, मज्जा, शोणित और मेदमास को बढ़ाता है। उसके बाद शर्करा यानी कि चीनी, इसके जो है टाइप्स बता रखे हैं, जिसमें फर्स्ट आती है गुड़ शर्करा। तो जो गुड़ शर्करा होती है, गुड़ से बनती है, वो वृष्य होती है, शील शतों में हितकारी और स्नेह करने वाली होती है। अगर युवा शर्करा की बात करें जो तुरंज बीन से बनती है, वो कषाय मधुर होती है, क्योंकि जो तुरंज बीज होते हैं वो भी कषाय रस वाले होते हैं, ठीक है। तो कषाय मधुर और सतिक्त वाली होती है, कड़वी वह होती है, ठीक है। त से तुरंज बीन, त से तिक्त आप याद रखेंगे। उसके बाद मधु शर्करा जो मधु से बनाई जाती है, वो रुक्ष वमी मतलब कि वॉमिटिंग सेंसेशन वाली वो होती है। वॉमिटिंग को ठीक करती है, वमी घनी है ना, तो वमन को ठीक करने वाली होती है। मधु तो आपको पता ही है, अतिसार को कम करने वाली और छेदन कर्म वाली होती है। और सभी शर्करा जो है ये तीनों ही तृष्णा, अस्त्रिक, पित्त यानी रक्त पित्त और दहा में प्रशस्ति यानी कि लाभकारी रहती है। मधु के भेद, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि मधु के भेद। तो माक्षिकम, भ्रामरम, शोद्रम, पोतिकम, मधु जातया। हाँ, तो इस प्रकार जो है मधु की 4 जातियाँ होती हैं। पहला है माक्षिक, दूसरा है भ्रामर, तीसरा है शोद्र और चौथा है पोतिक, ठीक है। माक्षिक पहला M, फिर उसके बाद आप याद करेंगे, आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आती है भामा की शो, ठीक है। तो भा से भ्रामर पहला आप याद कर सकते हैं, भा से क्या है ब्राह्मण, फिर नेक्स्ट है भामा, मा से माक्षिक, फिर शोभ से शोध से शोद्र और प से पौतिक। इस प्रकार मधु की 4 जातियाँ होती हैं। और बात करें आचार्य सुश्रुत की तो वो आत्मा है। आगे है माक्षिक प्रवरम तेषाम, जिसमें से माक्षिक प्रवर होती है, विशेषात ब्राह्मणम गुरु, और जो ब्राह्मण जाति है वो गुरु होती है। अब माक्षिक कैसी होती है और बाकी सारी कैसी होती है, तो माक्षिकम तैल वर्णम कैसी होती है, वो तेल जैसी जाति होती है, तेल जैसे कलर का मधु होता है। घृत वर्णम तो पोतिकम, और जब पोतिक मधु की बात करें तो वो घृत वर्ण का जैसा होता है। और शोद्रम कपिल वर्णम, और जो शोद्र वाला जो हमारा मधु है वो कपिल वर्ण का होता है। और श्वेतम ब्राह्मण उच्चते। तो ये मैच तो फॉलोइंग करके आपको यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मधु के सामान्य गुण की बात बताते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि वातलम गुरु शीतम च रक्त पित्त कफ अपहम। अपहम मतलब कम करने वाला, तो वातल मतलब कि बात करने वाला है, शीत होने के कारण कि बात को बढ़ा देता है, और रक्त पित्त कफ को हरने वाला ये होता है। संधान कर्म करता है, इंपॉर्टेंट है, छेदन कर्म करता है, साथ ही साथ कषाय मधुर रस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 ही चीज़ें हैं जिनमें मेनली एग्जाम्पल के तौर पर जो आचार्य चरक ने दिया है, मूंग और मधु, इन दोनों में कषाय मधुर रस मेनली अगर पूछ सकते हैं क्वेश्चन तो हो सकता है, बाकी काफ़ी सारे टेक्स्ट में होता है। तो चरक ने तो मधु को वातवर्धक माना है, वहीं सुश्रुत ने जो है त्रिदोष शामक बताया है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आ गई। उसके बाद AR का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि मधु जो होता है वो सेवनजन्य आम्रजन्य से बढ़कर कोई भी अन्य जीर्ण अधिक कष्टकारी नहीं होता है, क्योंकि यह चिकित्सा में विरोधी होता है। तो अभी हमेशा देखना कि जो आहार का जीर्ण है ना, वो तो टॉलरेटिव है, वो दवाइयों से ठीक हो जाता है मोस्टली ईजिली। तो उसके बाद अगर हम बात करें मधु का, अगर अजीर्ण हो गया, मधु का सेवन कर लिया बट उसका फिर भी अजीर्ण हो गया है, तो उसका जो है वो अत्यंत कष्टकारी जो है उसके उपद्रव होते हैं। तो आप ये चीज़ जो है सेम सुश्रुत संहिता में भी पढ़ोगे और यहाँ भी आपने देखी है, ठीक है। उसके बाद जो मधु होता है वो योगवाही परम मधु, ये वाली क्वेश्चन आती है कि योगवाही में परम होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको योगवाही द्रव्य बताए थे, वायु है, तेल है, पिपली है, शिलाजतु है, घी है, ठीक है। उसके बाद आपके जो है कृतान्न वर्ग शुरू हो गए हैं, ये हम नेक्स्ट कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।